नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरे प्यार में का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले और कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का छठा भाग शुरू करते हैं। शंख भी अपने कमरे में बैठे पढ़ रहा था, मगर उसका मन भी पढ़ने में नहीं लग रहा है। उसका मन तो सुबह वाली घटना के इर्द गिर्द घूम रहा है और वह दिवा स्वप्न में खो गया। अच्छा हुआ हंस और मयूरी के बीच में अनबन हो गई। अब दोनों एक साथ डांस भी नहीं करेंगे और उनकी दोस्ती भी नहीं रहेगी। घमंड के मारे चूर हो रहा था हंस। थोड़ी सी सफलता मिल गई तो सफलता अब धूल में लोटपोट होती रहेगी। अब धीरे धीरे मैं मयूरी से दोस्ती कर पाऊंगा। मैं तो यही चाहता था। इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती लड़की है, ऊपर से एक सफल डांसर भी है। उससे दोस्ती करना फायदेमंद है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी और उसके पापा की संपत्ति सारी मुझे मिलेगी। इधर मम्मी पापा की संपत्ति भी मेरी और उधर मयूरी के पापा की संपत्ति भी मेरी। मैं तो बैठे बैठे ही इतना अमीर बन जाऊंगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन भर। सबके जीवन से हंस का नाम ही मिट जाए तो मुझे शांति मिलेगी। कल ही स्कूल में जा कर के मैं मयूरी से बात करूंगा, उसके मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करूंगा। शंख विचारों की दुनिया में खोया हुआ था कि पीछे से सोनाली ने आवाज दी, शंख बेटा तुम चाय पियोगे क्या? हड़बड़ा करके शंख ने पीछे मुड़ करके मम्मी की ओर देखा और कहा, मैं चाय कहाँ पीता हूँ मम्मी, फिर बॉर्नवीटा वाला दूध बना करके दूं क्या? यह सब काम तो रोज आशा आंटी करती हैं, आज आप खुद कर रही हो। आशा आंटी नहीं है क्या? क्यों, मैं दूध बनाऊंगी तो तुम पियोगे नहीं क्या? मैंने सोचा आज घर में हूं तो मैं ही बना देती हूं। हंस को भी चाय बना करके दी है। अच्छा, इसलिए आप मुझे भी दूध बना करके दे रही हो। ऐसी बात क्यों कर रहे हो शंख? मैं जो भी करती हूं तुम दोनों के लिए ही करती हूं। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि केवल हंस के लिए करती हूं। इस तरह की बातें करके तुम मुझे दुखी कर देते हो। ऐसा है तो मुझे डांस सीखने क्यों नहीं भेजा था? केवल हंस को क्यों भेजा था? इसलिए क्योंकि डांस करना हंस का जन्मजात स्वभाव है। मेरा जन्मजात स्वभाव नहीं है तो क्या, मैं सीख तो सकता था। आपने तो मुझे सीखने ही नहीं दिया। इस बारे में तुम अपने पापा से बात करो। तुम पढ़ने में अच्छे हो, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हें एक अच्छा न्यूरोसर्जन बनाना चाहते हैं। इसलिए शायद डांस करने नहीं भेजा, क्योंकि उसके लिए बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, रूखेपन से शंख ने कहा। कमरे के अंदर घुसते हुए अभिलाष ने शंख की बातें सुन ली। उसने धीरे से कहा, हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है तुम डिसाइड करना, जब तुम बड़े हो जाओगे तब। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें सब कुछ डिसाइड करना है। मुझे पता है तुम डांस इसलिए सीखने जाना चाहते थे ताकि मयूरी से दोस्ती कर सको और हंस से ऐसी वैसी बातें करके उसे शर्मिंदा कर सको। पापा की बात सुन करके हंस थोड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि गुस्सा तो उसकी नाक पर बैठा रहता है। उसने रूखेपन से कहा, देखा मम्मी, पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं नहीं शंख बेटा, तुम बहुत भोले हो, मासूम हो, तभी तो तुमने हंस को इतनी बुरी बुरी बातें कही हैं। अभिलाष भी गुस्सा हो गया। अभिलाष, तुम बच्चों के साथ बातों की प्रतियोगिता मत करो, जो हो गया उसे जाने दो, आगे क्या करना है वही सोचो। सोनाली बोल पड़ी, इस लड़के के बारे में जो भी अच्छा सोचता हूँ गलत साबित कर देता है, फिर मैं क्या सोचूं? उसे कितना समझाया कि हंस तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके साथ ऐसी वैसी बातें मत करो। इसने हमारी सुनी क्या? मयूरी से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता है। दुनिया में और कोई लड़की नहीं है क्या?
दोस्ती करने के लिए। पापा चिंता मत करिए, मयूरी से दोस्ती हो जाएगी क्योंकि हंस के साथ अनबन हो गई है। आश्चर्य से अभिलाष ने कहा, पागल लड़का क्या बात कर रहा है, अभी अभी तो दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर दोनों में अनबन कब हो गई। अभिलाष तुम बेकार की बातें छोड़ो, कुछ कहने आए थे क्या शंख से? नहीं, देखने आया था पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, इसका कोई भरोसा है क्या? देखा मम्मी, पापा फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं करता तो मैं रिजल्ट कैसे अच्छा करता? सब लोग जानते हैं मैं क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट करता हूँ। शंख बेटा, केवल पढ़ाई करके रिजल्ट अच्छा करने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता है। कुछ बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अभिलाष ने शंख को समझाया। हाँ, आपका बड़ा बेटा हंस तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो बहुत बुरा हूँ। बुरी बातें करना और बुरा काम करना छोड़ दो, कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा। शंख बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों भाई मिल करके रहो। पहले अपने भाई से तो दोस्ती कर लो। हंस तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसकी और एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा करके तो देखो। सोनाली ने इस बार शंख को समझाया। माँ की बात सुन करके मुंह बनाते हुए शंख सोचने लगा, दोस्ती और हंस से बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसके खून का अता पता नहीं है उससे डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी का बेटा दोस्ती क्यों करने लगा? दोस्ती करने के लिए और कोई नहीं है क्या? मुझे तो मयूरी से दोस्ती करनी है। अभी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में अभिलाष का मोबाइल बज उठा। जेब से मोबाइल निकाल करके देखा तबस्सुम का फोन है। अभिलाष ने कॉल रिसीव किया। नमस्कार तबस्सुम मैम। तबस्सुम मैम का नाम सुनते ही शंख के चेहरे पर डर और माथे पर सिकने दिखी। सोनाली ने भी अचानक शंख के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा तो आश्चर्य हुआ उसे। नमस्कार डॉक्टर त्रिपाठी। हाँ बोलिए तबस्सुम मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए, क्या बात पूछनी है? शंख फिर सोचने लगा। तबस्सुम मैम क्या बात पूछना चाहती हैं पापा से? कहीं मेरे बारे में कुछ बताने वाली तो नहीं है? अगर सारी बातें बता दी तो मेरी तो धुलाई हो जाएगी घर में। इस बार मुझे जरूर पापा हॉस्टल भेज देंगे, मैं नहीं बच पाऊंगा। क्या मैं कल आप लोगों से मिलने के लिए आ सकती हूँ? एक जरूरी बात करनी है आप दोनों से। आप दोनों कल घर में रहेंगे या हॉस्पिटल जाने वाले हैं? आप कब आएंगे? आप लोगों को जब वक्त मिलेगा तभी आ जाऊंगा। जो बात मुझे करनी है आप दोनों से ही करना है। आपके बच्चे तो घर में ही रहेंगे ना? सुबह तो स्कूल जाएंगे मगर सुबह हम नहीं रहेंगे। कल मेरा एक ओटी ऑपरेशन है। एक काम करते हैं मैम, शाम को अगर हम आपके एकेडमिक में आ जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल आ जाइए, शाम को सब बच्चे चले जाते हैं, मैं उसके बाद अकेली बैठ करके ही कुछ काम करती हूँ, वही वक्त सही रहेगा आप लोगों से बात करने का। ठीक है, फिर हम कल आते हैं, मिलते हैं कल। रखते ही सोनाली ने उत्सुकता से पूछा, तबस्सुम मैम ने क्यों फोन किया था? हमसे मिलकर के कोई बात करना चाहती हैं। कल शाम को हम चलेंगे। शाम को तुम्हारी कोई इमरजेंसी तो नहीं है? नहीं, कल तो नहीं है, कल मैं जा सकती हूँ। ठीक है, कल चलते हैं दोनों। पता नहीं सोनाली क्या बात करने वाली है तबस्सुम मैम से। अभी से क्यों सोच रहे हो अभिलाष? जो भी है कल सुन लेंगे। शंख, मैं तुम्हारे बिना बॉर्नवीटा वाला दूध लेकर के आती हूँ। चलो अभिलाष, शंख को पढ़ने दो। अभिलाष और सोनाली दोनों कमरे से चले गए और शंख सोच की दुनिया में फिर से उलझ गया। तबस्सुम मैम क्या मेरे बारे में बात करने वाली हैं? अगर सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा? इस बार पापा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मुझे। मम्मी भी हर बार मुझे बचा लेती हैं लेकिन इस बार मुझे नहीं बचाएंगी। इस बार केवल मुझे हंस ही बचा सकता है। अपने फायदे के लिए उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मम्मी पापा को समझाएं, नहीं तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे और मैं मयूरी से दूर हो जाऊंगा। मुझे मयूरी से दूर नहीं जाना है। मैं मयूरी से दूर चला जाऊंगा तो हंस और उसमें दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में तो मेरा पत्ता ही साफ हो जाएगा। कल क्या बात करती हैं तबस्सुम मैम, देखते हैं। उसके बाद मैं हंस से बात करूंगा। अपने फायदे के लिए थोड़ा सा नाटक भी करना पड़े तो करूंगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। शंख सोच की दुनिया में विचरण कर रहा था। इतने में सोनाली दूध लेकर के आई और शंख के हाथ में दिया। प्यार से शंख के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दूध पी लो और अच्छे से पढ़ाई करो। इस बार भी तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट करके दिखाना है शंख बेटा। मम्मी आप लोगों से
तबस्सुम मैम क्या बात करने वाली हैं? बड़ों की बातों से तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। हंस और मयूरी में अनबन हो गई है, उस बात को लेकर के तो बात नहीं करनी है। फिर तुम इन्हीं बातों में उलझ रहे हो शंख, तुम्हें किसने कह दिया हंस और मयूरी में अनबन हो गई है? मम्मी, आज सुबह ही मैंने देखा है, मयूरी बात कर रही थी हंस से, मगर हंस सीधा मुंह जवाब नहीं दे रहा था। बहुत बुरा बर्ताव किया मयूरी जैसी अच्छी लड़की के साथ, बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। तुम्हें मयूरी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मयूरी दुखी है या सुखी है यह उसके मम्मी पापा सोच लेंगे। तुम ज़रूरत से ज़्यादा हंस और मयूरी को लेकर के सोचते हो और उनके बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करते हो। तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं क्यों हैं शंख? मैं तुम्हें लेकर के बहुत दुखी हो गई हूँ। मैं चाहती थी परीक्षा से पहले तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगी, मगर तुम बार बार मुझे मजबूर करते हो। तबस्सुम मैम से पहले बात करने दो, क्या बात करती हैं उसके बाद तुम्हें बता देंगे क्या बात करने के लिए बुलाया था। अब पढ़ाई करो, मैं जा रही हूँ। शंख के उल्टे पुल्टे सवालों से परेशान होकर के सोनाली थोड़ा सा गुस्सा हो और थोड़ा दुखी हो करके कमरे से बाहर निकल गई। सोनाली के पीछे पीछे अभिलाष भी चेहरे पर तनाव लेकर के कमरे से बाहर निकल गया। शंख ताक में बैठा था कब मम्मी पापा तबस्सुम मैम से मिलने जाएं और कब मौका देख करके वह हंस से बात करे। मम्मी पापा के निकलते ही शंख दबे पांव हंस के कमरे में गया ताकि आशा आंटी को भी पता ना चले। हंस अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। शंख ने दबे पांव कमरे में प्रवेश किया, उसे पता ही नहीं चला। कमरे में घुस करके शंख ने धीरे से दरवाजा बंद किया। तब हंस को पता चला कमरे में कोई आया है। उसने मुड़ करके देखा तो सामने शंख खड़ा हो करके मुस्कुरा रहा था। शंख को मुस्कुराते हुए देखा तो हंस सोचने लगा, क्या बात है, आज मुझे देख करके शंख मुस्कुरा रहा है, वरना हमेशा मुझे देख करके मुंह बना करके चला जाता है। कभी कोई बात भी करता है तो तीर की तरह दिल पर जा करके लगती है। मेरा दिल लुहलुहान किए बिना तो उसको खुशी मिलती ही नहीं। चलो कोई भी बात हो, कम से कम मुस्कुराया तो सही। मुझे भी उसका स्वागत मुस्कुराहट दे करके करनी चाहिए, आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आओ आओ शंख बैठो, क्या बात है? तुम्हें मेरे कमरे में देख करके बड़ी खुशी हुई। आज तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराया करो। वैसे मेरी याद कैसे आ गई? तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारी याद नहीं आ सकती क्या? शंख की बातों से शहद टपक रही थी। शंख के मुंह से इतनी मीठी बातें सुन करके हंस सोच में पड़ गया। शंख मुझे बड़ा भाई कह रहा है तो क्या इसमें परिवर्तन आ गया है? कल तक तो नहीं था, मगर आज अचानक क्या हो गया? क्या किसी के बेसिक नेचर में इतना बड़ा परिवर्तन इतनी जल्दी आ सकता है? मैंने तो सुना है किसी का बेसिक नेचर कभी बदलता नहीं है। हो सकता है मम्मी पापा ने समझाया हो और शंख ने भी सोचा होगा कि मम्मी पापा को दुखी नहीं करेंगे। विश्वास तो नहीं हो रहा है, मगर चलो जो भी है अच्छी बात है। देर ही सही परिवर्तन तो आया, मुझे दिल से स्वागत करना चाहिए। हंस ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ हाँ शंख, बड़े भाई के कमरे में तुम कभी भी आ सकते हो। वैसे बहुत बहुत थैंक्स तुम्हें कि तुमने मुझे बड़ा भाई कहा। यह शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। सॉरी हंस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है। बचपन से लेकर के आज तक इतने सालों के बाद मुझे अपनी गलती समझ में आई है। मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या? माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है शंख, भाइयों में तो यह सब होता ही रहता है। भाई से भाई को कभी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। आज मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे बड़ा भाई माना। हंस की आंखें खुशी से गीली होने लगी। शंख तो जानता है कि हंस बहुत इमोशनल फूल है। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए शंख ने मौके का फायदा उठाया। मुझे तुमसे एक बात करनी है, इसलिए आया हूँ। बहुत जिज्ञासु होकर के हंस से मुस्कुराते हुए पूछा, मुझसे तुम्हें बात करनी है? कौन सी बात करनी है? हंस को खुश देख करके फिर एक बार शंख ने उसकी भावना का फायदा उठा लिया। हंस, पहले मुझसे वादा करो कि मेरी बात सुन करके तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता शंख, तुम मेरे छोटे भाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मम्मी पापा के असली बेटे हो। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके बाद तो उनके लिए मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ। हंस की बात सुन करके शंख मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, तू बिल्कुल गधा है, लगता है किसी गधे की औलाद है तू।
तुझे मेरी चाल तो समझ में आई ही नहीं, तेरी मूर्खता का फायदा लेना है मुझे। शंख ने देर किए बिना ही कहा, ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे कह सकता हूँ मन की बात। हंस, दरअसल एक दिन तबस्सुम मैम को मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। सब कुछ मतलब क्या बताया था? हंस ने जिज्ञासु होकर के पूछा। बिना डरे बेबाक शंख ने कहा, यही कहा कि तुम किसी कचरे में मिले थे, तुम्हें जन्म दे करके तुम्हारी माँ ने फेंक दिया था। अगर मेरे मम्मी पापा उठा करके नहीं ले आते तो इतनी शानो शौकत की जिंदगी नहीं मिलती। जब भी मौका मिलता है शंख हंस को चोट करने से बिल्कुल नहीं चूकता। आज भी मौका देख करके वही किया। शंख की बात इतनी नुकीली धारदार छुरी की तरह थी कि सीधा हंस के दिल में जा करके चुभी। उसका मन सोच की गलियों में फिर से भटकने लगा। शंख ने तबस्सुम मैम से कहा, इस बारे में मुझसे बात करने क्यों आया है? कहीं मुझे फिर से चोट करके लहूलुहान करने तो नहीं आया है? हो भी सकता है मुझे चोट किए बिना तो इसे शांति नहीं मिलती है। तबस्सुम मैम तुम्हें कहाँ से मिल गई? मैं स्कूल से सीधा उनकी एकेडमी में गया था। बता दिया तो क्या हुआ? जो सच है तुमने वही तो बताया। सच तो हमेशा सच ही रहता है। शंख, मेरे छुपाने से या फिर तुम्हारे कहने से सच तो नहीं बदलेगा। तुम यह सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। आज मम्मी पापा को तबस्सुम मैम ने बुलाया है कुछ खास बात करने के लिए। मुझे लग रहा है मेरे बारे में बात करेंगी तबस्सुम मैम। मैंने तबस्सुम मैम से मना किया था कि इस बारे में मेरे मम्मी पापा को ना बताएं, मगर वो कहाँ सुनने वाली हैं। मम्मी पापा को अगर पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बारे में बताने के लिए तबस्सुम मैम के एकेडमी तक चला गया था तो इस बार पक्का मुझे हॉस्टल भेज देंगे। तुम चाहते हो क्या कि मैं हॉस्टल जाऊं? दुखी होने का नाटक करते हुए बड़ी बेचारगी से शंख हंस की ओर देखने लगा। शंख को दुखी देख करके हंस ने कहा, मैं इस काम में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बड़ी उम्मीद लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब की बार मुझे बचा लो, फिर कभी तुमसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। शंख ने कसम भी हंस की खाई ताकि अगर बात ना रख सके तो मुसीबत उस पर आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शंख, इसमें मैं कैसी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? घर आकर के मम्मी पापा को पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। एक तुम ही हो कि मम्मी पापा को रोक सकते हो। उन लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करना कि मुझे हॉस्टल ना भेजे, मैं नहीं जाना चाहता। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें घर में अकेला अच्छा लगेगा क्या? वैसे तुम्हें अच्छा लग भी सकता है क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हें परेशान करता हूँ। मेरे जाने के बाद कोई नहीं रहेगा परेशान करने के लिए। मम्मी पापा का पूरा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। शंख दुखी होने का नाटक करने लगा। दुखी मत हो शंख, अगर ऐसी बात है तो मैं मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें हॉस्टल ना भेजें। तुम्हारे बिना मुझे घर में अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सच मानो शंख, मैं कभी भी मम्मी पापा का प्यार अकेला नहीं पाना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करें क्योंकि तुम छोटे हो। कभी तुम्हें मम्मी पापा डांटते हैं तो मेरा दिल दुखता है। भले ही तुमने मुझे कभी बड़ा भाई नहीं माना मगर मैंने तुम्हें हमेशा छोटा भाई माना है और प्यार किया है। कभी कभी तुम परेशान करते हो तो मुझे यह सोच करके अच्छा लगता है कि कम से कम इसी बहाने तुम मुझसे बात तो कर लेते हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा प्यार से रहना चाहता हूँ। हंस की भावुकता का फायदा लेने के लिए शंख ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम सचमुच मेरे बड़े भाई हो। इस बार तुम मुझे बचा लो। मैं वादा करता हूं आगे से तुम्हारे साथ कभी भी कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। तुम्हारा आज्ञाकारी छोटा भाई बन करके रहूंगा। परेशान मत हो शंख, नेक्स्ट वीक हमारा एग्जाम है। पढ़ाई में मन लगाओ। मैं चाहता हूं तुम क्लास में फर्स्ट आओ। लोगों से मैं फक्र के साथ कह सकूं कि मेरा भाई पढ़ने में बहुत होशियार है। हंस की बात सुनकर के शंख मन ही मन सोचने लगा, तेरे कहने से और ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू होता कौन है मेरी तारीफ करने वाला? पता नहीं कहां से आ गया और मेरा बड़ा भाई बन करके मेरे सिर पर बैठ गया। मम्मी पापा के प्यार का हिस्सेदार और उनकी संपत्ति का हिस्सेदार बनने आया है, मगर मैं तुझे एक काना कौड़ी भी नहीं देने वाला। आज मैं इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मतलब है, वरना तुझसे बात करना ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। उदास हो करके क्या सोच रहे हो शंख? मेरे भाई, तुमने मुझसे कह दिया
अब तुम चिंता छोड़ दो, कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगा। अगर इतना तुम्हारे लिए नहीं कर पाया तो बड़ा भाई किस लिए? मेरा तुमसे वादा रहा। थैंक यू हंस, मुझे इस मुसीबत से बचाने का वादा करने के लिए और बात पूछने के लिए। एक और बात पूछूं हंस? बात पूछने के लिए भाई से भाई को इजाजत की जरूरत है क्या? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मयूरी से तुम्हारी दोस्ती टूट गई क्या? मैंने देखा था मयूरी से तुम बात नहीं कर रहे थे। शंख की बात सुनकर के हंस को अजीब लगने लगा। अब मैं इसे क्या बताऊं? सारा सच इसको बता नहीं सकता। अगर मयूरी से बता दिया तो इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर नमक मिर्च लगा करके पता नहीं क्या क्या जा करके कहेगा मयूरी से। अभी इसको मतलब है, इसलिए मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। मतलब निकल जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना परिवर्तन आया है। फिर भी मुझसे मदद मांगी है तो इसकी मदद अवश्य करने की कोशिश करूंगा, चाहे ये मेरे साथ कुछ भी करे। नहीं संग, अनबन क्यों होगी? दरअसल उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, रात को अच्छे से नींद भी नहीं हुई थी, इसलिए बात करने का मन नहीं कर रहा था। मयूरी जिद कर रही थी बात करने के लिए, इसलिए मैंने उसे डांट दिया था। स्कूल जा करके मैं उससे सॉरी बोल दूंगा, तुम चिंता मत करो। हंस की बात सुनकर के शंख का चेहरा अजीब होने लगा। वह सोचने लगा, मैं तो इस बात को सोच करके खुश था कि दोनों की दोस्ती टूट गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जो सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा क्यों हो जाता है? जबरदस्ती मुस्कुरा करके शंख ने कहा, अच्छा हुआ दोस्ती नहीं टूटी। इतने बड़े बिजनेसमैन की लड़की है मयूरी, उससे दोस्ती कौन लड़का तोड़ना चाहेगा? जो तोड़ना चाहेगा उससे बड़ा इडियट इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, मुझे पता है। मम्मी पापा भी यही कहते हैं, बिजनेसमैन की लड़की है सोच करके मैंने मयूरी से दोस्ती नहीं की। हम दोनों एक साथ डांस करते हैं इसलिए दोस्ती हो गई। डांस करते समय दोस्ती की भावना रखनी पड़ती है, तभी हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मयूरी की जगह अगर कोई बहुत गरीब लड़की होती तो भी उसके साथ मैं दोस्ती बना करके रखता। मेरा मन कहता है इंसान इंसान में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी इंसान को ईश्वर ने ही तो बनाया है। हंस की बात सुन करके शंख के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह सोचने लगा, बड़ा आया संत ज्ञानेश्वर महाशय, बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा है मुझे। खुद तो ना जाने किस भीख मंगे का बेटा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरी तरह अगर किसी डॉक्टर का बेटा होता या बिजनेसमैन का बेटा होता तो जरूर गरीब से नफरत करता, क्योंकि दौलत का गुमान होता इसे। मैं इसकी तरह संत ज्ञानेश्वर नहीं हूँ, साधारण इंसान हूँ, इसलिए बड़े बाप का बेटा होने का घमंड मुझ में है। क्यों ना हो, मेरे मम्मी पापा इतने सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और इनका इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तुम्हारा मन बिल्कुल संत लोगों के जैसा है, इसलिए तो मैंने तुमसे मदद मांगी। काफी देर से हम दोनों बात कर रहे हैं, मम्मी पापा आते ही होंगे। उनके आने से पहले मुझे तुम्हारे कमरे से चले जाना चाहिए। और वह हमारी अटेंडेंट आशा, उसने भी अगर देख लिया तो नमक मिर्च लगा करके मम्मी पापा से शिकायत करेगी, एक नंबर की चुगलखोर है। अच्छा हंस, मैं जाता हूँ, तुम पढ़ाई करो। मैं भी अपने कमरे में जा करके पढ़ाई की कोशिश करता हूँ, पता नहीं पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं। संग, आशा आंटी ने हम दोनों को इतने प्यार से बड़ा किया, अपने बेटे जैसा प्यार दे करके आशा आंटी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमसे बड़ी हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा। शंख को देख करके हंस ने एक मुस्कान दी, मगर मुंह बना करके शंख सोचते सोचते निकल गया। तेरी फिजूल की बातें सुनने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। मैं मजबूरी में यहाँ तेरे पास आया था और कितनी फिजूल की बातें सुननी पड़ी। इतना भाषण तो कोई नेता भी नहीं देता होगा जितना तू आज मुझे दे रहा है। आज अगर मैं बच गया तो इसके बाद सोच समझ करके कदम रखूंगा, ताकि मेरे पास दोबारा ना आना पड़े। एक भिखमंगे के पास एक अमीर ज्यादा को हाथ फैला करके भीख मांगने आना पड़ा, इससे ज्यादा शर्म की बात और सुकून नहीं है। धड़ाम से दरवाजा खोल करके तेज कदमों से शंख कमरे से निकल गया। धड़ाम की आवाज सुन करके हंस चौंक गया और शंख को जाते हुए देखता रहा। तबस्सुम
अधीरता से डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर सोनाली के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ा सा काम रह गया मगर करने का मन ही नहीं हो रहा था। मन बड़ा चंचल होता है, मन को एक जगह बांध के रखना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे घोड़ा जब बिदक जाता है तो दिशाहीन भागता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है, ठीक वैसा ही आज तसब्बुम का मन हो रहा है। उसका मन भी अभी हिंदुस्तान में नहीं है, 7 समंदर पार करके अमेरिका जा पहुंचा। दिल्ली में जो हंस और मयूरी का नृत्य प्रदर्शन हुआ है उसका सभी चैनलों में सीधा प्रसारण हुआ है। दूसरे दिन सभी अखबारों में भी मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन छपी है। क्या किसी न्यूज चैनल पर कुमार ने यह प्रोग्राम देखा है? अगर देखा है तो उन्हें पता चल गया होगा कि तबस्सुम अभी तक जिंदा है और जिंदगी से लड़ रही है। वह हार करके नहीं बैठी है। कुमार मुझे अकेले छोड़ करके गए तो क्या हुआ? जिंदगी के इस जंग में मैंने जीत हासिल की। क्या हंस की फोटो अमेरिका के किसी भी न्यूज चैनल पर कुमार ने देखा है? देखा है तो मन में जरूर जिज्ञासा जगेगी कि आखिर मेरे जैसा दिखने वाला ये डांसर कौन है। उन्हें अपने कॉलेज का जमाना जरूर याद आया होगा, जैसे मुझे भी आया था। जब से हंस का असली परिचय मुझे जानने को मिला है तब से मन में उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं तो एक धागा उलझा हुआ है। ऐसा लगता है उस धागे को पकड़ करके मैं उस जगह पहुंच जाऊं जहां पर हंस के जन्म का राज खुलेगा। देखती हूं डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी से कितनी बातें पता चलती हैं। तबस्सुम अपनी सोच की दुनिया में उलझी हुई थी कि किसी ने दरवाजे के पास आकर के कहा, मैं आई कम इन मैम। तबस्सुम की जैसे तंद्रा भंग हो गई। उसने सकपका करके कहा, यस यस डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर सोनाली प्लीज कम इन एंड सिट डाउन। मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। डॉक्टर अभिलाष और सोनाली ने अंदर जा करके बैठते हुए मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू तबस्सुम मैम। सोनाली ने मजाक करते हुए कहा, आप कहाँ इंतजार कर रही थी? आप किसी गहरी सोच में थी, अतीत की किसी सुनहरी यादों में खोई हुई थी शायद। हमने डिस्टर्ब कर दिया। मुस्कुरा करके तबस्सुम ने जवाब दिया, आपको तो मालूम है मन जो है ना बेलगाम घोड़ा है, किसी भी दिशा में कभी भी भागता है। अकेली बैठी थी तो मेरे मन का घोड़ा भी दिशाहीन भाग रहा था। अतीत से जुड़ी हुई बहुत सी बातें होती हैं सबके जीवन में। अतीत से भला कभी कोई पीछा छुड़ा सकता है क्या? बिल्कुल सच कहा आपने, यही जिंदगी का फलसफा है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का नाता ऐसा है, जब तक जिंदा हैं यह नाता टूट नहीं सकता। आप क्या कॉलेज की जिंदगी में खोई हुई थी? मुस्कुरा करके सोनाली ने पूछा। आपने मुझसे यह प्रश्न किया, लगता है आप भी कभी कभी कॉलेज की जिंदगी में खो जाती हैं। तबस्सुम ने भी प्रश्न पर प्रश्न कर दिया। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है तबस्सुम मैम, कॉलेज लाइफ होता ही ऐसा है, बहुत सी यादें जुड़ी रहती हैं। दोनों की बातें सुन करके डॉक्टर अभिलाष चुप नहीं रह सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोनाली का कॉलेज लाइफ तो बहुत रोमांटिक रहा, मेरे लिए बिल्कुल दीवानी थी। अभिलाष, तबस्सुम मैम के सामने इतना बड़ा झूठ, मैं दीवानी थी या तुम मेरे पीछे भागते थे? तबस्सुम मैम, इनकी बातों का बिल्कुल विश्वास मत करिए। अभिलाष की आदत है हमेशा खुद को ग्रेट दिखाने की। मैं हूं ही ग्रेट इंसान तो क्यों नहीं दिखाऊं? सच सच बोलो सोनाली, तुम मेरे लिए पागल थी कि नहीं? पहले नहीं थी, जब तुम मेरे पीछे पीछे भागने लगे तब दीवानी हुई थी। तबस्सुम की ओर देख करके सोनाली मुस्कुराने लगी। दोनों की बात सुन करके तबस्सुम भी चुप नहीं रह सकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों की तकरार देख करके रियली मजा आ रहा है। लगता है आप दोनों की जोड़ी कॉलेज में बहुत मशहूर थी। अभिलाष अचानक बोल पड़ा, मशहूर क्यों नहीं होगी? मेरे पीछे बहुत सी लड़कियां पागल थी, मगर मैं सोनाली के लिए पागल था। इतनी देर तो मैं झूठ बोल रहा था सोनाली के लिए। और भी कई लड़के पागल थे मगर सोनाली ने मुझे चुना। रियली आई एम वेरी हैप्पी पर्सन एंड हस्बैंड। अभिलाष, तुम्हारी प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हम जिस काम के लिए आए हैं उस बारे में तो थोड़ी देर बात करना है हमें, फिर हमें घर भी जाना है। दोनों बच्चों का एग्जाम है, उनको समय से डिनर देना है। सोनाली की बात सुन करके अभिलाष ने कहा, तबस्सुम मैम, हमें आपने क्यों बुलाया? हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं।
पहले आप दोनों बताइए कि आप ठंडा लेंगे या गर्म। वैसे तो हम घर से चाय पी कर के आए हैं, मगर यह वक्त चाय का वक्त है, इसलिए एक कप और पी सकते हैं, अभिलाष ने मुस्कुरा करके कहा। इनको तो आप जितनी बार भी चाय दीजिएगा कभी मना नहीं करेंगे। एक डॉक्टर हो करके भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और दूसरों को नसीहत देते हैं। तबस्सुम ने कॉल बेल बजाई तो एक लड़का दौड़ते हुए आया और कहा, यस मैम। मलिक 3 कप चाय लेकर के आना। अभी लाया मैम। मलिक तेज कदमों से चला गया। चाय में चुस्की लेते हुए डॉक्टर अभिलाष ने पहला प्रश्न किया, तबस्सुम मैम, हम दोनों से कौन सी बात करनी है आपको? तबस्सुम सोचने लगी कि बात कहां से शुरू करें। तबस्सुम को चुप देख करके सोनाली ने कहा, लगता है बहुत सीरियस कोई बात है। हाँ मानो तो सीरियस है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। एक लंबी सांस ले करके तबस्सुम ने कहा, तबस्सुम मैम, कैसी भी बात हो आप हमसे शेयर कर सकती हैं, सोनाली ने विश्वास दिलाया। एक लंबी सांस ले करके तबस्सुम ने कहना शुरू किया, आप दोनों से कहना है, तभी तो मैंने आप दोनों को बुलाया है। बात हंस को लेकर के है। पहले मुझे आप लोग बताइए, हंस आपका असली बेटा नहीं है क्या? तबस्सुम का प्रश्न सुन करके डॉक्टर अभिलाष को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन सोच की दुनिया में उलझ गया। हंस के बारे में तबस्सुम मैम को कैसे पता है? हंस की जिंदगी का राज केवल हम दोनों को और हमारे दोनों बच्चों को पता है और आशा को पता है, मगर आशा तो आ करके एकेडमिक में नहीं कहेगी, तो फिर क्या हंस ने खुद ही कहा है? क्या हुआ डॉक्टर अभिलाष, आप किस सोच में पड़ गए? पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बात को शुरू कर सकती हूं। डॉक्टर अभिलाष को चुप देख करके तबस्सुम ने कहा था, आज आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे तबस्सुम मैम, हंस हमारा खुद का बेटा नहीं है। फिर क्या किसी अनाथ आश्रम से गोद लिया था उसे? इस बार सोनाली ने जवाब दिया, क्योंकि डॉक्टर अभिलाष हंस को बहुत स्नेह करता है, इसलिए भावुक हो रहा था। एक रात को हम दोनों हॉस्पिटल से घर जा रहे थे, हमें देर हो गई थी, इसलिए अभिलाष ने सीधा रास्ता पकड़ा। उस रास्ते में एक जंगल नुमा पार्क पड़ता है। वह जगह थोड़ी सुनसान रहती है और उस दिन थोड़ी ज्यादा ही सुनसान थी, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके थे। संयोग से उस दिन बिजली चली गई थी। चांदनी रात थी, फिर भी अंधेरा था। पार्क के पास क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हम उधर से गुजर रहे थे कि अचानक एक नवजात शिशु के रोने की आवाज हमें सुनाई पड़ी। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूं, इसलिए समझ गई कि इस बच्चे ने अभी 2-3 घंटे पहले ही जन्म लिया है। मोबाइल का लाइट जला करके हम दोनों पार्क में गए और बच्चे की रोने की आवाज का अनुसरण किया। एक झाड़ी के नीचे कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। हमने ज्यादा देर नहीं की, बच्चे को लेकर के घर पहुंचे और उसे दूध पिलाया। जब उसे नहलाने के लिए कपड़ा हटाया तो अंदर से एक पर्ची निकली थी, जिस पर लिखा था, अल्लाह मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं, एक माँ हो करके भी इस बच्चे को जंगल में छोड़ रही हूं। यकीन मानिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। अगर इस बच्चे को अपने पास रखूंगी तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। खता बख्श दो अल्लाह, आमीन। सोनाली की बात सुन करके बिना देर किए तबस्सुम बोल पड़ी, आपके पास वह पर्ची रखी है क्या? रखी है घर में, हम लेकर के नहीं आए हैं, अभिलाष ने कहा। कुछ सोच करके तबस्सुम ने कहा, डॉक्टर अभिलाष, आपको वह दिन और साल याद है क्या? बिल्कुल याद है, भूल कैसे सकता हूं। इस दिन को हम अपने बेटे हंस के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। दिन था 17 जून और सन था 2006। डॉक्टर अभिलाष की बात सुन करके तबस्सुम का मन फिर एक बार अतीत की गलियारों में भटक गया। वह दिन 17 जून 2006 ही तो था, जब मैं बेड पर शाम के 6-6:30 बजे लेबर पेन से तड़प रही थी। मेरे पास एक डॉक्टर और एक नर्स थी और साथ में थी जरीना आपा। मुझे इतना याद है कि बहुत देर तक दर्द सहने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाई और मुझ पर बेहोशी छाने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं होश में आई थी तब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। जरीना आपा से पूछने के बाद उसने मुझे रोते रोते बताया था कि अम्मी ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ दिया है। क्या उस वक्त और एक बच्चा पैदा हुआ था?
उसे उसके घर वालों ने पार्क में छोड़ दिया था या फिर अम्मी ने मुझसे झूठ कहा है? ही मेरे बच्चे को मारने के लिए पार्क में तो नहीं छोड़ दिया अम्मी ने। क्या हंस मेरा बेटा है? पर इसका कोई प्रमाण तो नहीं है मेरे पास। अभिलाष की बात सुन करके तबस्सुम गहरी सोच में पड़ गई। यह देख करके अभिलाष और सोनाली एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि हंस के जन्म का राज सुन करके तबस्सुम की सोच में डूब गई। सोनाली ने कुछ देर बाद तबस्सुम को जगाया। तबस्सुम मैम, आप किस सोच में डूब गई? थोड़ा हड़बड़ा करके, थोड़ा सा शर्मा करके तबस्सुम ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहा ना, मन बेलगाम घोड़ा है, भागता है कभी कभी, कभी इधर तो कभी उधर। मैं सोच रही थी हंस के साथ इतना बुरा किसने किया? कैसी माँ होगी जो एक बच्चे को जन्म दे करके इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया? हो सकता है उस माँ की कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है शादी से पहले ही बच्चा पैदा हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। हमने इस बारे में ज्यादा कभी सोचा नहीं, क्योंकि हंस हमें उस समय मिला था जब हमारी जिंदगी का बाग बियाबान बन गया था। हंस के आने से उस उजड़े बियाबान में फिर से बहार आई। बियाबान हरा भरा हुआ और फूल खिल करके महकने लगे। हंस हमारे लिए बहुत शुभ है। हंस के आने के बाद ही शादी के 9 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। ऐसा लगता है हंस को हमारी झोली में ईश्वर ने ही डाल दिया। उसे हमने बहुत प्यार से बड़ा किया। हमें मालूम है हंस को जन्म देने वाली कोई मुसलमान लड़की है, मगर हमने उसे एक इंसान की संतान समझ करके पाला है। कहते कहते सोनाली इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखें नम होने लगी। आप दोनों को मैं जितनी बार देखती हूं उतनी बार श्रद्धा से सिर झुक जाता है। आज तो पूरा सच जान करके मैं आप दोनों के सामने नतमस्तक हूं। आप ईश्वर के रूप भेजे हुए इंसान के रूप में भी देवता के समान हैं। हमें देवता मत समझिए तबस्सुम मैम, हम साधारण इंसान हैं। हंस को पालने में हमारा भी स्वार्थ है, क्योंकि हमारा कोई बेटा नहीं था। बेटा तो आपको अनाथ आश्रम से भी मिल सकता था, मगर एक मासूम बच्चे को आपने जान बचाई है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था। यह काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। वातावरण अधिक गंभीर हो रहा है। देख करके डॉक्टर अभिलाष ने चुटकी लेते हुए कहा, चाय तो खत्म हो गई तबस्सुम मैम, क्या एक कप और मिल सकती है? अभी तो आपकी बात भी सुननी है, जो बात कहने के लिए आपने बुलाया है। चाय पीते पीते बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। मुस्कुरा करके तबस्सुम ने कहा, ऑफ कोर्स, एक क्यों 10 कप मिल जाएगी आपको, अभी मैं मंगाती हूँ चाय। तबस्सुम ने फिर से कॉल बेल बजा करके सर्वेंट को बुलाया और मुस्कुरा करके दोनों की ओर देखते हुए कहा, चाय आने दीजिए, फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। डॉक्टर अभिलाष चाय में चुस्की ले रहा था और तबस्सुम की ओर देख करके बातें सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोनाली भी तबस्सुम की ओर इस आशा में देख रही थी कि कब तबस्सुम बात शुरू करे। तबस्सुम ने अधिक भूमिका ना बांध करके कहना शुरू किया, आपका बेटा शंख एक दिन मेरे एकेडमिक मुझसे मिलने आया था। तबस्सुम की बात काट करके आश्चर्य से सोनाली ने कहा, शंख आपसे मिलने आया था? हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। कब आया था? हो सकता है आप दोनों हॉस्पिटल में थे इसलिए नहीं मालूम है। आया था दिल्ली के प्रोग्राम के 2-3 दिन पहले। सोनाली ने फिर आश्चर्य होते हुए कहा, सुबह तो शंख स्कूल जाता है, स्कूल से घर लौट करके आता है, फिर कब आया था आपके पास? स्कूल से सीधा स्कूल ड्रेस में और कंधे पर स्कूल बैग टांग करके मेरे पास आया था। तबस्सुम की बात सुन करके डॉक्टर अभिलाष सोचने लगा, शंख क्यों आया था? जरूर हंस के बारे में कुछ कहने आया था। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। अगर उसने सचमुच ऐसा किया है तो इस बार उसे मैं हॉस्टल जरूर भेजूंगा। डॉक्टर अभिलाष को चुपचाप कुछ सोचते हुए देख करके तबस्सुम ने कहा, डॉक्टर अभिलाष आप क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर अभिलाष ने बहाना बनाते हुए कहा, यही सोच रहा था कि शंख आपके पास क्यों आया था। यही बताने के लिए मैंने आप दोनों को बुलाया है। शंख यह बताने के लिए आया था कि हंस आप दोनों का बेटा नहीं है। वह कचरे में मिला और वहीं से उठा करके आप लोग उसे घर लेकर के आए थे। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों ने शंख को सब कुछ क्यों बताया। हमने शंख को नहीं बताया तबस्सुम मैम। एक दिन मैं और अभिलाष दोनों अपने कमरे में बात कर रहे थे। हम दोनों ने सोचा था कि उसकी जिंदगी का राज हमें उसे बता देना चाहिए, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया है। किसी दिन उसे दूसरे से पता चलेगा तब उसे बहुत दुख होगा, सोनाली ने कहा। मगर हंस कहाँ मिला यह उसे बताने की
जरूरत क्या है? आप लोग अनाथ आश्रम से उसे गोद लिए हैं, यह भी तो बता सकते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत बात है, मगर मुझे लगता है किसी बच्चे को यह बात बताना उचित नहीं है। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हंस को हम बताएंगे कि हमने उसे अनाथ आश्रम से गोद लिया है। बात बात में हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि जो सच है बताया जाए कि नहीं। हमने सोचा हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, मगर शंख दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के हमारी बात सुन रहा था। या तो हमें तब पता चला जब शंख ने हंस को उसके जन्म के राज को लेकर के बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाई। शंख ने मुझे भी आकर के बहुत बुरी तरीके से हंस के जन्म का राज बताया। बिल्कुल यही लफ्ज इस्तेमाल किया, कचरे में मिला था। शंख अभी छोटा है, उसके मुंह से यह बात सुन करके मुझे एक झटका सा लगा। मुझे तो तब और आश्चर्य हुआ जब उसने कहा कि आप अपनी एकेडमिक से हंस को निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी एकेडमिक की बदनामी हो जाएगी। हंस पता नहीं किसका खून है, किसका बेटा है। अगर उससे आपका नाम जुड़ा रहेगा तो आपकी बहुत बदनामी होगी। लोग आपसे 10 सवाल करेंगे। इतना छोटा सा बच्चा इतनी मैच्योर बातें कैसे और कहां से सीखी? कहते कहते तबस्सुम की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। तबस्सुम की बातें सुन करके लज्जा से डॉक्टर अभिलाष और सोनाली दोनों सिर झुका करके बैठे रहे। डॉक्टर सोनाली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो तबस्सुम को भी होश आया। उसने खुद को सहज करते हुए कहा, डॉक्टर सोनाली, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ करना। मैं हंस से बहुत प्यार करती हूं। उसके बारे में इतनी कड़वी बात सुन करके उस दिन मैं बहुत आहत हो गई थी। शंख को मैंने एकेडमिक से निकाल तो दिया, मगर मन में अभी भी गुस्से की आग जल रही है। मैंने आप लोगों को सच बताना उचित समझा, क्योंकि शंख गलत रास्ते पर चल रहा है। उसके मन में हंस को लेकर के बहुत जलन की भावना है। उसने मुझसे यह भी कहा कि यह राज मयूरी को भी बता देगा, ताकि मयूरी हंस से दोस्ती तोड़ दे और डांस करना भी बंद कर दे। हो सकता है मयूरी के मम्मी पापा यह राज सुनने के बाद ऐसा कोई कदम उठाएं। अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो मेरी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बहुत मुश्किल से मैंने इन दोनों को युगल डांस के लिए तैयार किया है। आपको भी मालूम है आजकल दोनों का नाम कितना मशहूर हो गया है। आगे चल करके इनको विदेशों से भी कार्यक्रम के ऑफर आने लगेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन यह जोड़ी विश्व की नंबर 1 जोड़ी कहलाएगी। दोनों का भविष्य उज्जवल है, मगर उस पर काले बादल मंडरा रहे हैं। सोच करके मैंने यह बात बताने के लिए आप दोनों को बुलाया। उम्मीद करती हूं आप दोनों मुझे गलत नहीं समझेंगे। विनम्रता से तबस्सुम ने हाथ जोड़ लिए। तबस्सुम की पूरी बात सुन करके आंखों में आंसू ले करके डॉक्टर सोनाली तबस्सुम के दोनों हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने बेटे को लेकर के। शायद मैं अपने बेटे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। हो सकता है मुझे जितना समय देना था उतना नहीं दे पाई। पर यकीन मानिए तबस्सुम मैम, मैंने उसे बहुत सारा नहीं मगर बहुत कीमती समय दिया है। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर सोनाली, आप लोगों का प्रोफेशन इतनी जिम्मेदारी वाला है कि समय देना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के लिए एक पेशेंट की जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी से कम नहीं है। मगर मुझे एक बात बताइए, आपने हंस को भी तो उतना ही समय दिया, मगर हंस तो इतना प्यारा बच्चा है, बिगड़ना होता तो वो भी तो बिगड़ सकता था। इस बार जवाब डॉक्टर अभिलाष ने दिया। असल में जन्मजात शंख थोड़ा नेगेटिव माइंड का है। बचपन से ही कोई भी चीज हंस के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। जब देखो तब शंख हंस को मारता था, उसके खिलौने छीन लेता था। हमने बच्चा सोच करके यह सब बातें कभी कभी अनदेखा करते थे। तब सोचा नहीं था कि उसके मन में सुलगती आग किसी दिन ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगी। हंस जन्मजात बहुत ही शांत स्वभाव का है। शंख जब उसे मारता था तो पलट करके जवाब नहीं देता था, उसे जवाब देना चाहिए था, तभी शायद शंख उससे डरता। तबस्सुम मैम, अभिलाष कभी कभी मुझे कहते थे कि शंख की आदत अच्छी नहीं है, सोनाली उसे संभालो, मगर मैंने ही गलती की। कहती थी अभी बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ा हो गया तो ठीक होने के बजाय बात और बिगड़ गई। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। घर में हंस से जो भी कहा उसने
हमने उस पर उसे बहुत समझाया, डांटा भी। उस समय तो हमसे माफी मांग ली, मगर अंदर से उसने बिल्कुल भी अपनी गलती नहीं मानी। बचपन से ही यही स्वभाव है इसका। सचमुच इसको लेकर के हम काफी परेशान हैं। अब तो इसे हॉस्टल में भेजना ही पड़ेगा। दुखी होकर के सोनाली ने अपने मन की भड़ास निकाल दी। डॉक्टर अभिलाष को भी गुस्सा आया तो गुस्से में कहा, सचमुच इस लड़के को मैं हॉस्टल में डाल दूंगा इस साल। इसने हंस के साथ घर में जो भी किया हमने बर्दाश्त कर लिया, मगर जब बात घर से बाहर निकल गई तो हमें अब गंभीरता से कोई कदम उठाना पड़ेगा। जिस दिन शंख ने हंस को बातें बताई थी उस दिन हंस रात को घर से अकेले में कहीं चला जा रहा था। ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों ने उसे जाते हुए देख लिया था, वरना आज पता नहीं हंस कहां कहां ठोकरें खाता फिरता। हम समझ सकते हैं कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। इस उम्र में अगर एक बच्चे को यह पता चलता है कि जन्म के बाद उसकी मां ने कचरे में फेंक दिया था उसे, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है यह तो केवल वही जानता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। हम तो केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभिलाष की आंखों से दर्द के आंसू बहने लगे। डॉक्टर अभिलाष को खुद के सामने रोते हुए देख करके तबस्सुम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर अभिलाष, मैंने बुला करके आप लोगों से सच कहा है तो कुछ गलत तो नहीं किया। मैं आप लोगों को कष्ट देना नहीं चाहती थी, मगर हंस के बारे में सोच करके मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रोग्राम के रात दिल्ली के होटल से हंस सूटकेस लेकर के कहीं चला जा रहा था। अल्लाह की मर्जी थी, इसलिए मैं उसी समय अपने कमरे से बाहर निकली थी और हंस को देख लिया था। हंस को अपने कमरे में ले जाकर के मैंने बहुत देर तक उसे समझाया। उसका कहना है कि उसके कारण किसी की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शंख को लगता है कि हंस ने आप दोनों से उसके हिस्से का प्यार भी छीन लिया और कल संपत्ति भी छीन लेगा। वह तो मेरी जिंदगी से भी दूर जाना चाहता है, क्योंकि उसके कारण मुझे भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े यह नहीं चाहता। बहुत समझाने के बाद ही अपने कमरे में जा करके सोया, मगर सुबह उसके चेहरे पर उदासी देख करके मैं समझ गई कि उसके मन के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है। भले ही ऊपर से वह शांत दिखता है सागर जैसा, मगर सागर के अंदर कितनी उथल पुथल मची रहती है बाहर से किसी को समझ में नहीं आता है। हंस बिल्कुल सागर जैसा है, उसके अंदर की गहराई बहुत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बेटा आगे चल करके बहुत अच्छा और सफल इंसान बनेगा। तबस्सुम की बात सुन करके आश्चर्य होते हुए सोनाली ने कहा, आपने हम लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे भी सुबह सुबह हंस का चेहरा थोड़ा बुझा सा लग रहा था, मगर मैंने सोचा थकान हो गई होगी इसलिए ऐसा दिख रहा है। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, सुबह भी नहीं बताया, क्योंकि सफर अच्छा कट जाए सोच करके। मैं इस बात को बड़ी शांति के साथ आप लोगों को बताना चाहती थी लखनऊ में आकर के। तबस्सुम की बात सुन करके अभिलाष ने कहा, आपने जो भी किया बहुत ही बुद्धिमानी के साथ किया। आपकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। जिस दिन मैंने हंस का एडमिशन आपके एकेडमिक में किया था उस दिन आपने मुझे कहा था हंस को मुझे सौंप दीजिए। हम हंस को आपको सौंप करके काफी हद तक निश्चिंत हो गए थे, लेकिन अचानक सब कुछ हो गया और सबके मन की शांति भंग हो गई। आप परेशान मत होइए डॉक्टर अभिलाष, परेशान होकर के इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हम सबको मिल करके बुद्धिमानी के साथ योजना करके कुछ करना पड़ेगा। एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई। तबस्सुम की बात खत्म होते ही सोनाली ने पूछा, फिर कौन सी बात हो गई? दिल्ली से वापस आते समय हंस ने मयूरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मयूरी बहुत आहत है। जाते समय बेचारी बहुत दुखी लग रही थी। मैं चाहती हूं इन दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना पड़े, क्योंकि ऐसे में युगल परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको क्या बताऊं तबस्सुम मैम, 2 दिन पहले हंस ने मुझे अपने कमरे में बुला करके कहा था कि वह आगे से मयूरी के साथ डांस नहीं करेगा और दोस्ती भी नहीं रखेगा। क्यों? हंस ने ऐसा क्यों कहा? हंस सोचता है उसके कारण किसी की जिंदगी में परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसने तो यहां तक कह दिया था कि अब और डांस नहीं करना चाहता, पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहता है, पढ़ाई में ही कुछ करना चाहता है। आश्चर्य से तबस्सुम ने कहा, हंस ने ऐसा कहा? फिर तो मेरी मेहनत नाकामयाब हो गई। आपने हंस को समझाया नहीं? समझाया तो है, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। ऐसे में अगर
वह खुद कुछ करना नहीं चाहेगा तो उस पर अपना इच्छा थोप नहीं सकते हैं। दुखी होकर के सोनाली ने कहा, इम्तिहान तक तो दोनों डांस करने नहीं जाएंगे, मैंने ही दोनों की छुट्टी दे दी पढ़ने के लिए। डांस के साथ इम्तिहान पास करना भी बहुत जरूरी है। इम्तिहान के बाद आप हंस को मेरे पास जरूर भेजना, मुझे उससे बात करनी है। मैं मयूरी को भी बुला लूंगी और दोनों को आमने सामने बैठा करके बात करना चाहती हूं, तभी इस समस्या से हम निकल सकते हैं। परीक्षा के बाद भी मयूरी की मम्मी से बात करना चाहती हूं। मयूरी के डांस को लेकर के उसके पापा से ज्यादा उसकी मां गंभीर हैं, सोनाली ने कहा। पहले आप बात कर लीजिए, उसके बाद मैंने भी सोचा है मैं भी एक बार मयूरी के मम्मी से मिल करके बात करूंगी, ताकि हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु या गलतफहमी ना रहे। थोड़ा सा सहज होकर के सोनाली ने कहा, ठीक है, बच्चों की परीक्षा पहले हो जाने दीजिए, फिर सब कुछ ठीक करते हैं। डॉक्टर अभिलाष सब कुछ चुपचाप से सुन रहा था। सब कुछ सुन करके उसने कहा, आपने ठीक कहा, परीक्षा के बाद दिल्ली वाले प्रोग्राम को लेकर के हम एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं। उस समय हम मिल करके बैठेंगे, इसमें हम सिर्फ करीबी लोगों को ही बुलाएंगे, जैसे आप और किसी को लेकर के आना चाहती हैं तो आ सकती हैं, मयूरी का परिवार और हमारा परिवार। अब हमें चलना चाहिए सोनाली, बच्चे घर में भूखे होंगे, आज हम घर में हैं तो हमारे बिना डिनर बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ तबस्सुम मैम, अब हमें चलना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुला करके इतने अपनेपन से यह सब बताया। हाथ जोड़ करके तबस्सुम ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं मजबूर थी बताने के लिए, मैं आप लोगों को आहत नहीं करना चाहती थी। तबस्सुम के हाथ पकड़ करके सोनाली ने कहा, बिल्कुल भी माफी मत मांगिए, आप माफी नहीं धन्यवाद के लायक हैं, हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। तमाम उलझनों के बाद भी डॉक्टर सोनाली ने एक मुस्कान दे करके विदा किया तो तबस्सुम ने भी एक मुस्कान दे करके खड़ी हो करके दोनों को विदा किया। डॉक्टर अभिलाष और सोनाली धीरे धीरे बोझिल कदमों से बाहर की ओर निकल पड़े। घर आ करके डॉक्टर अभिलाष और सोनाली ने देखा दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। अभिलाष तो सोफे पर सिर टिका करके बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे एक हारा हुआ इंसान है। सोनाली भी बिस्तर पर बिल्कुल चुपचाप बैठ करके कुछ सोच रही है। आज उसे इस बात का पछतावा हो रहा है कि मां बनने का सपना पूरा हुआ, बच्चा जन्म देने का दर्द सहा, शंख को दूध पिलाया, उसके गीले कपड़े बदले, लोरियां गा करके फूलों की सेज पर सुलाया, मगर बदले में हमें कांटों की सेज मिली। इससे तो अच्छा होता मां बनने का एहसास होता ही नहीं। मां बनने का एहसास पा करके ममता की इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, कभी सोचा ही नहीं था। हंस जीवन में आया था, केवल वही रहता तो कितना अच्छा होता। हंस को पा करके जितनी खुशी हुई थी, शंख को लेकर के उससे कहीं ज्यादा दुख सहना पड़ रहा है। ईश्वर भी ना जाने क्या चाहते हैं। मां बनने का सपना हंस को पा करके तो पूरा हो गया था, फिर अचानक शंख का जीवन में आना बड़ा नाटकी लगा था। शायद मेरे मन के कोने में एक बच्चे को जन्म देने का जो सपना दबा हुआ था उसे ईश्वर ने पढ़ लिया था, इसलिए शंख को मेरी झोली में डाल दिया। जीवन भी कितना अजीब होता है, इस जीवन को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इधर अभिलाष भी सोफे पर बैठे बैठे सोच की दुनिया में उलझ गया। अच्छा होता अगर जीवन में केवल हंस रहता। हमने तो एक और बच्चे की कल्पना भी नहीं की थी, हंस को पा करके ही बहुत खुश थे। फिर भगवान ने शंख को हमारी झोली में डाल दिया, उसे पा करके हम खुश थे। खासकर सोनाली बहुत खुश थी क्योंकि उसने मां बनने का एहसास को जिया था। लेकिन आज उसी शंख के कारण ममता लहूलुहान हो रही है। क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने हमारी झोली में शंख को डाल दिया था? समझ में नहीं आता ईश्वर भी मनुष्यों को नचा करके क्या सुख पाते हैं। आज तो मेरा पितृत्व भी लहूलुहान है। शंख की हरकतों के कारण एक ही घर में पल करके दो बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक पूरब तो एक पश्चिम है। एक का मन हिमालय पर जमी बर्फ जैसा धवल है,
तो एक का मन अमावस रात का काला अंधेरा। एक जैसी परवरिश और संस्कार देने के बाद भी दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। इसलिए तो कहते हैं हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ तो स्वभाव जन्मजात भी होता है, चाहे कितना मिटाने की कोशिश करो, जन्म से लगा हुआ दाग कभी मिटता नहीं है। अब मैं इस संघ को लेकर के क्या करूं? ईश्वर तुम ही कोई रास्ता बताओ। दोनों का मन चिंता की गलियारों में भटक रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। दोबारा दरवाजे पर दस्तक दे करके हंस ने कहा, मम्मी पापा आप दोनों क्या कर रहे हैं? हमें तो भूख लगी है। सोनाली ने जल्दी से उठ करके दरवाजा खोल करके देखा तो सामने हंस खड़ा हुआ था। मम्मी का चेहरा एकदम सूखा हुआ देख करके हंस ने पूछा, मम्मा आपकी तबीयत ठीक है ना? आपका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा है। हाँ बेटा सब ठीक है, तुम जाओ डाइनिंग टेबल में जा करके बैठो, हम लोग दोनों आते हैं, थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो लेते हैं। अच्छा मम्मा शंख को भी बुला लूं क्या? नहीं रहने दो बेटा, उससे तुम कुछ कहने जाओगे तो पता नहीं कैसी बातें फिर सुना देगा। नहीं मम्मा शंख तो बिल्कुल बदल गया है। आप लोगों के जाने के बाद मेरे कमरे में आया था, मुझसे सॉरी बोला, मुझे बड़ा भाई माना। हंस की बात सुन करके आश्चर्यचकित हो करके सोनाली ने कहा, हमारे जाने के बाद उसमें ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि तुमसे सॉरी भी बोला और बड़ा भाई भी माना? मम्मा मैं ठीक कह रहा हूँ। शंख ने मेरे कमरे में बैठ करके बहुत देर तक बात की। सॉरी बोलने में तो ज्यादा समय नहीं लगता है, इतनी देर क्या बात की तुमसे? सोनाली के मन में शक के कीड़े कुलबुलाने लगे, या सोच करके कि पता नहीं फिर कौन सी चाल चल रहा है शंख हंस के साथ। हंस बेचारा शंख के सामने बिल्कुल सीधा पड़ जाता है। मम्मा आप उसे हॉस्टल मत भेजना, वह हॉस्टल नहीं जाना चाहता है। अच्छा तो यही कहने आया था कि तुम हम लोगों को उसे हॉस्टल जाने से रोको। मैं सच कह रही हूँ ना हंस? मम्मी की बात सुन करके हंस सोचने लगा। मम्मा को कैसे समझ में आ गया कि शंख ने क्या कहा? क्या हुआ हंस, चुप क्यों हो? मेरी बातों का जवाब दो। हाँ मम्मा आप लोग तबस्सुम मैम से बात करने गए थे तो उसे समझ में आ गया कि तबस्सुम मैम क्या कहने वाली हैं। मुझसे उसने सारी बातें शेयर की जो उसने तबस्सुम मैम से कहा था। अब की बार उसे आप लोग माफ कर दो, उसने मुझसे भी माफी मांगी है। तुमसे माफी मांगने से क्या होगा हंस? उसने अगर खुद को सुधार लिया तो हम उसे माफ कर सकते हैं, नहीं तो हमसे माफी मांगेगा तो भी हम उसे माफ नहीं करेंगे। उसने अब की बार अक्षम्य अपराध किया है, इतनी बड़ी गलती की कुछ ना कुछ सजा तो होनी ही चाहिए। प्लीज मम्मा उसे एक बार और सुधरने का मौका दे दो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है हंस, मगर शंख का दिल इतना बड़ा नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। कुछ दिन तो चुपचाप रहेगा, उसके बाद फिर कोई हरकत करेगा। इसलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर के निर्णय लिया है कि 9th के एग्जाम के बाद उसे मैं दिल्ली किसी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा देंगे। गलती तो इंसान ही करता है मम्मा, अपनी गलती समझ जाने पर एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। हंस ने फिर रिक्वेस्ट की। इतनी देर बैठे बैठे डॉक्टर अभिलाष सब कुछ सुन रहा था। अब की बार हंस की बात पर चुप नहीं रह सका, इसलिए बोल पड़ा, हंस शंख तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा कर रहा है और तुम बुराई का बदला भलाई से दे रहे हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। हमने काफी कुछ बर्दाश्त किया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा इंसान अगर गलती करता है तो बदले की भावना से उसको सुधार नहीं सकते हैं। किसी की गलती सुधारने के लिए गलती के बदले उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत है कि बुरे से बुरे इंसान भी बदल सकते हैं। एक बार आप शंख को और मौका दे दीजिए मेरी रिक्वेस्ट पर। इसके बाद अगर वह नहीं बदलता है तो मैं आप लोगों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। हंस की बात सुनकर के सोनाली को उस पर इतना प्यार आया कि उसने उसका माथा चूम लिया और कहा, मेरा प्यारा बेटा तुम्हें भूख लगी है ना? तुम जाकर के डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आई। हंस खुशी खुशी डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया और मन ही मन सोच करके कि अब की बार शंख को मम्मी से माफी मिल जाएगी। हंस के जाने के बाद सोनाली ने अभिलाष से कहा, अभिलाष तुम भी फ्रेश हो जाओ, मूड ठीक कर लो। खाना खाते समय कम से कम कोई ऐसी वैसी बात मत करना शंख से। अगर कुछ कहना है तो खाना खाने के बाद कहना, वो भी शांति से। शांति की बात मत करो सोनाली, बहुत समय तक हमने शांति बनाए रखी। जो बात शांति से ठीक नहीं हो सकती है वहां पर थोड़ी
बहुत अशांति की भी जरूरत हो जाती है। अब की बार तुम मेरे और शंख के बीच में नहीं आओगी। हमेशा तुमने शंख को बचाया है, मगर इस बार अगर तुमने कुछ कहा तो मैं हंस को लेकर के या घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तुम रहना अपने प्यारे बेटे छोटे बेटे के साथ। गुस्से से अभिलाष फ्रेश होने चला गया तो सोनाली भी चेहरे पर उदासी लेकर के फ्रेश होने चली गई। खाने की मेज पर अभिलाष, सोनाली और शंख बिल्कुल चुप। अभिलाष और सोनाली के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी का मिला जुला रूप है, मगर शंख के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शंख बिल्कुल सिर झुका करके खाने की चेष्टा कर रहा है, मगर निवाला मुंह में जा ही नहीं रहा है। तिरछी नजर से मम्मी पापा की ओर देख रहा है। हंस के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा तनाव है, या सोच करके कि ना जाने मम्मी पापा इस वक्त शंख पर कैसा गुस्सा निकालें। बहुत देर चुपचाप रहने के बाद हंस ने कहा, मम्मी पापा आप दोनों को क्या हो गया है? आज बिल्कुल खामोश होकर के खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर तो कभी ऐसा नहीं होता है। हम आपस में कितनी बातें करते हैं। अभिलाष और सोनाली ने एक नजर उठा करके हंस की ओर देखा और थोड़ी सी मुस्कुराने की कोशिश की। दूसरे ही क्षण जब शंख की ओर देखा तो दोनों के चेहरे पर फिर गुस्से के भाव आ गए। मम्मी पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलिए, क्या हो गया आप दोनों को? हंस फिर से बोल पड़ा। हंस की ओर देख करके थोड़ी सी मुस्कुराते हुए सोनाली ने कहा, कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम अच्छे से खाना खाओ और पढ़ने बैठ जाओ। आप दोनों ठीक से खा ही नहीं रहे हैं तो मुझसे भी खाया नहीं जा रहा है। इतनी टेंशन में भूख खत्म हो जाती है। मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। हंस उठ करके जाना लगा तो अभिलाष ने उसे रोक लिया और कहा, हंस बेटा बिना खाए मत जाना, हमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ, मगर आप दोनों पहले बात करिए, खाना खाने के बाद हम बात कर लेंगे बेटा। अभिलाष ने फिर शंख की ओर देख करके कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम खाना ठीक से खा क्यों नहीं रहे हो और बिल्कुल सिर झुका करके बैठे हो अपराधी की तरह? कोई अपराध किया है क्या? शंख फिर भी चुप है। एक नजर पापा की ओर देख करके फिर खाने की कोशिश करने लगा। शंख ठीक से खाना खाओ फिर जा करके पढ़ने बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ करके बेकार में समय बर्बाद मत करो। सोनाली ने थोड़ा सा रूखेपन से कहा, मैंने खा लिया मम्मा, अब मैं जा रहा हूँ। हंस उठ करके अपने कमरे की ओर चला गया। हंस के जाने के बाद शंख ने भी कहा, मैंने भी खा लिया, मैं भी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। शंख ने ज्यादा कुछ खाया नहीं, इसलिए सोनाली ने टोकते हुए कहा, तुमने तो ज्यादा कुछ खाया ही नहीं, खाना पूरा खत्म करो फिर जाओ, सामने एग्जाम है, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। सोनाली अब शंख को थोड़ा लाड प्यार करना कम करो, पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी। मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता था, मैंने सोचा था तुम इसके बाद सब कुछ समझ जाओगी, मगर तुम्हारी ममत्व फिर उमड़ रही है। सोनाली ने फिर गुस्से से कह दिया, खाना नहीं खाया तो कुछ कहूं भी नहीं, जहां पर तुम्हें कहना चाहिए वहां तो तुम कुछ कहती नहीं हो, तभी तो पानी सिर के ऊपर से निकल गया। जहां पर कहना नहीं है वहीं पर कहती हो। तुम्हारी फिलॉसफी भी मुझे समझ में नहीं आती है। तुम माँ नहीं हो, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? केवल माँ को ही सब कुछ समझ में आता है, पापा को नहीं आता है क्या? केवल तुमने ही शंख को प्यार दिया है, मैंने शंख को प्यार नहीं दिया था क्या? ज्यादा प्यार का नतीजा तो देख ही रही हो। मम्मी पापा को लड़ते हुए देख करके इसी समय का फायदा लेकर के शंख अपने कमरे की ओर चला गया। डॉक्टर अभिलाष भी खाना अधूरा छोड़ करके गुस्से से उठ करके अपने कमरे की ओर चला गया। आंखों में आंसू लेकर के सोनाली केवल देखती रह गई। सोने के कमरे में पहुंच करके सोनाली ने देखा अभिलाष चुपचाप सोफे पर सिर टिका करके आंखें बंद करके बैठा है। उसके पलकों में छोटी छोटी बूंदें झिलमिला रही हैं रोशनी पड़ने के कारण। सोनाली समझ गई कि अभिलाष आज अंदर से आहत है। दिल का दर्द पिघल करके आंखों में तो आ गया, मगर अभिलाष ने उसे बाहर नहीं आने दिया। सोनाली अभिलाष के पास बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, अभिलाष संभालो खुद को, खुद को नहीं संभालोगे तो बच्चों को कैसे संभालोगे? सोनाली के हाथों का स्पर्श पा करके अभिलाष के मन का दर्द बाहर निकल पड़ा। इतनी देर के बाद वह सोनाली का हाथ पकड़ करके रो पड़ा। सोनाली, मैं एक हारा हुआ पिता साबित हुआ। आज शंख के इस ओछी हरकत ने मुझे तबस्सुम मैम के सामने इतना शर्मिंदा कर दिया कि दिल मेरा लहूलुहान हो गया। एक पुत्र को जब पिता संभाल नहीं पाता है तो पिता का दिल कितना आहत होता है, यह तो वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। मैंने शंख को कुछ देने में
कभी कंजूसी नहीं की, बहुत प्यार लुटाया, बहुत समझाया। बताओ फिर शंख ऐसा क्यों है? ईश्वर हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने शंख को ठीक से संभाला नहीं, उसे प्यार नहीं दिया, मैंने अपने प्रोफेशन को अपने बच्चों से ज्यादा अहमियत दी, इसलिए वह बिगड़ गया है। अभिलाष, इतनी नासमझी वाली बात मत करो। इसी घर में तो हंस भी बड़ा हुआ है, मगर हमारा हंस तो हीरे का टुकड़ा है। फिर लोग कैसे कहेंगे कि हमने बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया? ऐसे में तो हंस भी बिगड़ जाता। असल में बच्चा कुछ जन्मजात स्वभाव लेकर के ही आता है। जब छोटा रहता है तो पता नहीं चलता है, जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वह स्वभाव बाहर आने लगता है। अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा है, हम शंख को संभाल लेंगे दोनों मिल करके। अभिलाष, चलो उठो, इस तरह से मायूस होकर के मत बैठो। पूरे घर में एक मायूसी छाई हुई है। कभी इस घर में इतनी खुशी हुआ करती थी। चलो जा करके हम शंख से मिल करके बात करते हैं। हम उससे क्या बात करें सोनाली? एग्जाम के बाद उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। हंस ने भी तो मुझसे रिक्वेस्ट की है शंख को बोर्डिंग स्कूल ना भेजने की, फिर उसकी बातों का क्या होगा? हंस तो बहुत सीधा है, उसे शंख की चाल समझ में नहीं आ रही है। नहीं तो तुम ही बताओ, किसी में इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है क्या? हंस को बड़ा भाई कह करके उसको जज्बाती कर दिया। हंस तो वैसे ही शंख से बहुत प्यार करता है, फिर ऐसी बातें सुन करके उसका दिल तो पसीज जाएगा ना। अभिलाष, इतनी जल्दी हार मान लेने से कैसे काम चलेगा? तुम तो हारने वालों में से नहीं हो, फिर खुद को हारा हुआ कैसे महसूस कर रहे हो? जिंदगी में यह सब बातें तो होती रहती हैं, हमें इस हालत को अच्छे से संभालना है, यही बुद्धिमानी है। चलो उठो, देखते हैं शंख क्या कर रहा है। अभिलाष का हाथ पकड़ करके खींचते हुए सोनाली उसे शंख के कमरे की ओर ले गई। धीरे से दरवाजा थोड़ा सा सरका करके सोनाली ने देखा शंख किताब खोल करके बैठा है, मगर पढ़ नहीं रहा है, बैठे बैठे कुछ सोच रहा है। दरवाजे के पास खड़ा हो करके अपने जान बूझ करके थोड़ा सा खांसा। खांसने की आवाज सुन करके शंख ने मुड़ करके देखा, दरवाजे पर मम्मी पापा दोनों खड़े हैं। वह हड़बड़ा करके उठ करके खड़ा हो गया। सोनाली को शंख के चेहरे पर डर का साया दिखा। दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर प्रवेश हुए और शंख के पास आकर के खड़े हो गए। शंख ने डर करके आंखें झुका ली। शंख, इधर आओ, हमारे पास आकर के बैठो, सोनाली ने धीरे से कहा। मम्मी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आपको कुछ कहना है क्या? केवल कुछ नहीं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, इसलिए कह रही हूँ। हमारे पास आकर के बैठ जाओ, जिद मत करो, अभिलाष ने थोड़ी सी सख्ती से कहा। शंख धीरे धीरे आकर के मम्मी पापा के पास सिर झुका करके बैठ गया। शंख, डॉक्टर अभिलाष ने जैसे ही थोड़ी तेज आवाज में शंख का नाम लिया तो वह थोड़ा सा कांप उठा। डॉक्टर अभिलाष को यह देख करके उस पर दया आई, इसलिए उसने कोमल स्वर में कहा, शंख, एक बात पूछना है तुमसे बेटा, हमसे सच बताना। आंखें झुका करके डरते डरते शंख ने पूछा, कौन सी बात पापा? दिल्ली जाने से पहले तुम तबस्सुम मैम से मिलने गए थे क्या? पापा का प्रश्न सुन करके शंख निशब्द हो गया। शंख से उत्तर की आशा में डॉक्टर अभिलाष ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। जब शंख ने कुछ नहीं कहा तो दोबारा धीरे से पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम तबस्सुम मैम से मिलने गए थे क्या शंख? डॉक्टर सोनाली ने शंख के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा जो पूछ रहे हैं सही सही जवाब दो बेटा, पापा से झूठ मत बोलना। हाँ गया था पापा। क्यों गए थे? ऐसा क्या जरूरी काम था? मैं तबस्सुम मैम से मिलने गया था। तबस्सुम मैम से मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी तुम्हें? मैं उनसे मिल करके हंस के जन्म का राज बताने गया था। तुम्हें तो मैंने यह बात किसी से बताने के लिए मना किया था, फिर तबस्सुम मैम से जाकर के बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तबस्सुम मैम को हंस के जन्म की असलियत पता नहीं है, उन्हें पता चल जाए इसलिए बताने गया था। खाली जन्म का राज बताने गए थे या फिर तबस्सुम मैम को यह सलाह भी दी थी कि हंस को एकेडमी से निकाल दें? हंस को एकेडमिक में रखने से उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी एकेडमी का नाम खराब हो जाएगा। आदि यार, तुमने कहा था कि नहीं? बात करते करते अभिलाष की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। नहीं पापा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं हंस को बुरा क्यों चाहूंगा? एक तो उसके मम्मी पापा नहीं है। डॉक्टर अभिलाष जोर से चिल्ला पड़ा। कौन कहता है हंस के मम्मी पापा
नहीं है। हम दोनों क्या मर गए हैं? झूठ मत बोलो शंख, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि जो भी सच है हमें बता दो। झूठ बोलोगे तो तुमको कठिन से कठिन सजा मिलेगी। अब की बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी रियायत नहीं देने वाला। अगर सच बोलोगे तो एक बार तुम्हारे बारे में सोच करके देखेंगे कि क्या अच्छा किया जा सकता है। आखिर मैं तुम्हारा बाप जो ठहरा। इस बार शंख थोड़ी ऊंचा स्वर में बोला, नहीं पापा, तबस्सुम मैम ने झूठ बोला है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हंस मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके बारे में इतनी बुरी बातें क्यों करूंगा। शंख झूठ तो बोल ही रहा है, ऊपर से तबस्सुम मैम की बुराई भी कर रहा है। इसलिए डॉक्टर अभिलाष को इतना गुस्सा आया कि उसने शंख के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खा करके शंख और जोर से चिल्ला पड़ा, तबस्सुम मैम झूठी हैं, उनकी बात सुन करके आप मुझे मार रहे हैं पापा। एक और झूठ सुन करके डॉक्टर अभिलाष ने शंख के दूसरे गाल पर एक और जोरदार तमाचा लगा दिया। इस बार तमाचा इतना जोरदार था कि शंख गाल सहलाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए हंस के कमरे में आवाज पहुंच गई। हंस दौड़ करके आया और शंख को अपने पास खींच लिया और कहा, पापा मैंने कहा था ना आपको, आप शंख को नहीं मारेंगे। शंख ने अगर मेरे बारे में तबस्सुम मैम से कुछ कहा है तो सच ही तो कहा है। डॉक्टर अभिलाष ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, हंस बेटा, अगर इसने कुछ कहा भी है तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? एक तो स्वीकार नहीं कर रहा है, ऊपर से तबस्सुम मैम को झूठी बोल रहा है। आज एक झूठ, कल दो झूठ, इसकी पूरी जिंदगी ही तो झूठ बन करके रह जाएगी। इतनी बड़ी गलती पर तुम इसे प्रोटेक्ट मत दो। आज मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनने वाला। तुम बहुत बड़े दिल के हो सकते हो, लेकिन मैं इतने बड़े दिल का नहीं हूँ। मुझे लगता है गलती पर सजा मिलनी चाहिए और इसको सजा जरूर मिलेगी। तुम जाओ अपने कमरे में जा करके पढ़ाई करो। पापा इस बार शंख को माफ कर दीजिए। शंख ने कहा है आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगले हफ्ते से हमारा एग्जाम है। शंख अगर पढ़ नहीं पाया तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। जब एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, तो ऐसी पढ़ाई से क्या होगा? उससे तो अनपढ़ रहे तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम लोग कहेंगे कि लड़का अनपढ़ है इसलिए गुंडा है। पढ़ा लिखा होने से भी तो पढ़े लिखे लोगों पर उंगली उठेगी। पापा प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार शंख को माफ कर दो। फिर शंख से बोलो कि उसने तबस्सुम मैम से जो भी कहा है तुम्हारे सामने कहे, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि वह किस हद तक जा सकता है। शंख की ओर देख करके हंस ने कहा, बता दो शंख, जो भी सच है बता दो। सभी तो अपने लोग हैं, इनके सामने सच बताने से कैसे डरना। मैं तुम्हारे साथ हूँ पापा, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मैंने कहा है कि हंस को एकेडमिक से निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी एकेडमिक का नाम खराब हो जाएगा। बिना डरे शंख ने बोल दिया। अभिलाष ने पूछा, ऐसा क्यों कहा है? ताकि हंस मयूरी के साथ डांस ना कर सके, मयूरी से दोस्ती टूट जाए। कहते कहते रुक गया शंख। और क्या, जल्दी से बता दो, और दुनिया में हंस को शोहरत ना मिले, दुनिया से हंस का नाम मिट जाए। गुस्से से अभिलाष ने हंस की ओर देख करके कहा, देख लिया, जिसे तुम बचा रहे हो वह तुम्हारा कितना बड़ा हितैषी है, बिल्कुल जहरीला सांप है। मौका मिलते ही तुम्हें फिर से डस लेगा। ठीक है ना पापा? शंख यही चाहता है तो मैं डांस करना बंद कर दूंगा, मयूरी से दोस्ती तोड़ दूंगा। इसके खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बार अभिलाष गुस्से में चिल्ला पड़ा हंस पर, तुम्हें इतना बड़ा संत बनने की जरूरत नहीं है। आज तक तुम्हें मैंने जो सपोर्ट किया है उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने किया, पापा जाएं भाड़ में। पापा का गुस्सा देख करके और बात सुन करके इस बार हंस बिल्कुल चुप हो गया। हंस को चुप देख करके सोनाली ने कहा, हंस तुम अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जिंदा है, शंख को लेकर के क्या करना है हम दोनों सोच लेंगे। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले अपनी जिंदगी बना लो, उसके बाद जो करना है करना, लेकिन अभी तुम्हें हमारा अभिभावक बनने की जरूरत नहीं है। जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा बातें। सोनाली का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। मम्मी पापा को क्रोधित देख करके हंस ने और कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे अभिलाष भी कमरे से निकल गया। सोनाली अपने क्रोध को शांत नहीं कर पा रही थी, वह भी आग उगलती हुई दृष्टि शंख पर डाल करके कमरे से निकल गई। शंख मूर्ति बन करके अकेला खड़ा रह गया। हंस के जन्म का राज और
अब तक जो घटना घटी उस बात को लेकर के तबस्सुम के मन पर भारी पत्थर जैसा बोझ पड़ा हुआ था। आज डॉक्टर अभिलाष और सोनाली को बुला करके उनसे सारी बातें कह तो दी, मन एकदम हल्का फुल्का हो गया था। मन में खुशी है इसलिए तबस्सुम के चेहरे पर एक चमक आ गई। खुशी खुशी अपने घर में प्रवेश किया। तबस्सुम ने तो सबसे पहले जरीना से सामना हो गया। जरीना से तबस्सुम की नजरें मिलते ही जरीना के चेहरे पर अमावस की काली रात जैसी उदासी छा गई। तबस्सुम उम्मीद लिए बैठी थी कि उसे आज खुश देख करके जरीना आपा खुशी से चहक पड़ेंगी, मजाक में कुछ ऐसी बातें कर जाएंगी जिससे मन गुदगुदा उठे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तबस्सुम को बड़ा आश्चर्य हुआ और कारण जानने के लिए मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या बात है जरीना आपा, तुम इतनी तनाव में क्यों दिख रही हो? आज तुम मुझे खुश देख करके खुश नहीं हुई? क्या बताऊं छोटी आपा, 4 बजे से बड़ी आपा के सीने में दर्द है। मैंने कितनी बार कहा कि ड्राइवर के साथ चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। कह रही हैं अब मैं मर जाना ही चाहती हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। सारी बातें सुन करके तबस्सुम ने जरीना आपा पर गुस्सा होते हुए कहा, तो मैं क्या करूं जरीना आपा, जिसको जीना नहीं है ना जिए। मैं कोई अल्लाह थोड़ी हूं कि किसी को जिंदगी दे सकती हूं। मैं किसी को जिंदगी दे भी नहीं सकती और किसी की जिंदगी ले भी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो छोटी आपा, आखिर वह आपकी अम्मी जान हैं। आप क्या जिंदगी भर उनको माफ नहीं करेंगी? अम्मी जान जैसा काम किया था क्या उन्होंने? देखो जरीना आपा, मेरे पास वक्त नहीं है, थक हार करके मैं घर आई हूँ और तुम रोना ले करके बैठ गई। पूछा भी नहीं कि मुझे चाय की जरूरत है कि नहीं। छोटी आपा, आप दोनों के बीच में मैं फंस गई हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे आपकी बात भी सुननी पड़ती है और बड़ी आपा की बात सुननी पड़ती है। आप दोनों ही मेरी मालकिन हो, मैं कोई मालकिन नहीं हूँ जरीना आपा। मैं बस तुम्हारी बड़ी आपा के एकेडमिक में ड्यूटी करने वाली एक साधारण सी मुलाजिम हूँ। मैं तो आपको मालकिन ही समझती हूँ छोटी आपा। आप तरोताजा हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना करके आती हूँ। नहीं जरीना आपा, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय पी करके आ रही हूँ। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था तुम्हारी रोनी सूरत देख करके। क्या करूँ छोटी आपा, बड़ी आपा की तकलीफ देखी नहीं जाती मुझसे। ऐसा है तो ड्राइवर अंकल को बुला लो और तुम्हारी बड़ी आपा को लेकर के डॉक्टर के पास चली जाओ। कौन से डॉक्टर के पास जाऊं छोटी आपा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। जो तुम्हारी बड़ी आपा के फैमिली डॉक्टर हैं उसके पास, और किसके पास? जब तक बड़ी आपा नहीं बताएंगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा फैमिली डॉक्टर कौन है? तो उनसे पूछ लो और चली जाओ। छोटी आपा एक बात कहूँ? कहो जल्दी से, क्या कहना है? मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। हंस के पापा भी दिल के डॉक्टर हैं, आपने एक दिन बताया था, एक बार उनको दिखा देने से कैसा रहेगा? बड़ी आपा को तो दिल की बीमारी है, क्या पता फिर से कौन सी परेशानी आ गई होगी। तुम्हारी इच्छा है तो मैं डॉक्टर को फोन नंबर दे देती हूँ, तुम खुद फोन कर लो। मैं किसी से रिक्वेस्ट करने वाली नहीं हूँ, इतनी भी सख्त मत बनो छोटी आपा। मेरी आपसे इल्तजा है, एक बार बड़ी आपा को उनको दिखा दो। तुम्हारी बड़ी आपा इतनी ताकतवर हैं, खुद भी तो जा सकती हैं डॉक्टर के पास। क्या पता मैंने कोई डॉक्टर बताया और उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्यों जाऊं अपनी बेइज्जती कराने? अब गुस्सा थूक दो छोटी आपा, कितने साल हो गए आपने कभी बड़ी आपा से बात भी नहीं की। शायद दिल ही दिल में घुट घुट करके अपना यह हाल बना रही हैं। ओ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है जरीना आपा? इंसान जैसा कर्म करता है फल भी तो वैसा ही मिलता है। मैं मानती हूँ उन्होंने गलती की थी, मगर गलती आपसे भी तो हुई थी। इंसानियत के खातिर उनको एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, बाद में भले ही आप बात मत करना। अपनी गलती की सजा तो मैं भुगत रही हूँ जरीना आपा, मैंने कभी किसी से शिकायत की क्या? ठीक है जरीना आपा, तुम्हारे कहने पर मैं कर रही हूँ। तुम जा करके अपनी बड़ी आपा को तैयार कर दो, कह दो डॉक्टर के पास जाना है। मैं फ्रेश हो करके डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी को एक बार फोन कर लेती हूँ। इतनी देर बाद जरीना के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखी। तबस्सुम की अम्मी मुमताज बानो के साथ उसका बहुत सालों का रिश्ता है, बुरे समय में उसी ने तो सहारा दिया था, इसलिए वह इतनी स्वार्थी भी कभी नहीं हो सकती। जरीना ने मुमताज बानो के कमरे में आ करके देखा,
सीने के दर्द से वह तड़प रही हैं। जरीना ने आ करके सिर पर हाथ रख करके कहा, बड़ी आपा चलिए उठिए, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, मैंने कह दिया ना, मुझे दोबारा परेशान मत करो जरीना, जिद छोड़ दीजिए बड़ी आपा, लगता है आपके दिल में फिर से कोई परेशानी आ गई है। छोटी आपा आपको एक अच्छे दिल के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उन्होंने ही आपको तैयार होने के लिए कहा है। जरीना की बात सुन करके मुमताज बानो हैरान हो करके उसकी ओर एकटक देखने लगी। इतनी हैरान होकर के क्यों देख रही हैं आपा? मैंने जो कहा है वह सच है, आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या? कैसे यकीन होगा जरीना, इतने साल हो गए तब्बू ने मेरी ओर पलट करके भी नहीं देखा। बात करनी तो दूर की बात है, तबीयत कितनी बार खराब हुई लेकिन कभी आकर के पूछा ही नहीं कि अम्मी कैसी हो। जरीना कभी भी मुमताज बानो को कुछ नहीं कहती, मगर आज वह चुप नहीं रह पाई। उसने आज कहा, आपकी भी तो बहुत बड़ी गलती थी बड़ी आपा, आपने जो भी छोटी आपा के साथ किया, दिल पर हाथ रख करके कहिए सही किया है क्या? आप चाहती तो छोटी आपा की जिंदगी बचा सकती थी। आजकल छोटी आपा जिस तरह से जी रही हैं उसे कोई जीना कहते हैं क्या? मैं क्या करती जरीना, मैं भी तो मजबूर थी। नहीं बड़ी आपा, आप मजबूर नहीं थी, आपको घमंड था कि आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, इसलिए आप बहुत ताकतवर हो। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, मैं तो बस इतना जानती हूं कि दौलत शोहरत रिश्तों से बढ़ करके नहीं होती है। आप चाहती तो छोटी आपा की शादी कुमार से करा सकती थी, मगर आपने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ऐसा नहीं किया। अपनी बिरादरी में नाक ऊंची रखनी थी आपको। अब क्यों नहीं आते आपके बिरादरी वाले आपकी हाल चाल पूछने? इतने सालों से मैं भी मन में बातें दबा करके बैठी थी, आज कह रही हूं, चाहे आप मुझे अपने काम से निकाल दीजिए, मगर मुझसे छोटी आपा का दर्द और देखा नहीं जाता। मैंने कई बार अकेले में उनको बिलक बिलक करके रोते हुए देखा है। सबके सामने ऐसे रहती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भले ही शादी से पहले माँ बन गई थी, मगर हैं तो आखिर माँ ही। आपने कभी सोचा है एक माँ के दिल पर क्या गुजरता है जब उसे पता चलता है कि जन्म देते ही उसके बच्चे को किसी ने छीन लिया? एक लंबी सांस लेकर के मुमताज बानो ने कहा, तुमने भी मुझे गलत साबित कर दिया जरीना। गलत को गलत नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी बड़ी आपा? छोटी आपा ने कुमार से प्यार किया था। कोई प्यार कोई जानबूझकर तो नहीं करता है, अपने आप हो जाता है। आपने भी तो प्यार किया था, फिर प्यार करने वाले दो दिल को क्यों हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया? जरीना की बात सुन करके मुमताज बानो आज निशब्द हैं। उसके पास कोई उत्तर नहीं है जरीना के प्रश्न का। कमरे के बाहर से तबस्सुम ने आवाज दी, जरीना आपा क्या कर रही हो? बहुत रात हो गई है, जल्दी से चलो। मैंने डॉक्टर अभिलाष से बात कर ली है, उन्होंने फौरन हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा है। छोटी आपा बड़ी आपा जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तब से समझा रही हूं मगर मेरी बात नहीं सुन रही हैं। जरीना की बात सुन करके तबस्सुम इतने सालों के बाद अपनी अम्मी के कमरे में प्रवेश हुई। इतने सालों के बाद तबस्सुम को सामने देख करके मुमताज बानो के चेहरे पर खुशी भी है और एक अपराध बोध का भाव भी है। अंदर आकर के तबस्सुम ने कहा, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती हैं आप? जल्दी से तैयार हो जाइए और चलिए। मैंने ड्राइवर अंकल को भी बुला लिया है और डॉक्टर को भी फोन कर दिया है। जितनी देर करेंगे तकलीफ बढ़ेगी और बहुत रात हो जाएगी। तबस्सुम की ओर देख करके मुमताज बानो रो पड़ी। तब्बू मुझे माफ कर दे बेटा, नहीं तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। यह सब जज्बाती बातें अब रहने दीजिए, पहले डॉक्टर के पास चलिए। यह सब बातें हम बाद में कर लेंगे। मुझे लेकर के तुम परेशान क्यों हो रही हो तब्बू? मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। तबस्सुम ने हंस करके कहा, इतनी शोहरत दौलत आपके पास है, फिर भी आप जीना क्यों नहीं चाहती हैं? मरने की बात तो मुझे करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी देखिए मैं कितनी खुशी खुशी जी रही हूँ। हालांकि आपने कोशिश की थी मुझे मारने की, मगर मेरी जान इतनी सख्त है कि मौत आती ही नहीं है। तबस्सुम की बात सुन करके जरीना ने कहा, अभी यह सब बातें रहने दीजिए छोटी आपा, बड़ी आपा को पहले डॉक्टर के पास ले चलिए। बहुत समय से सीने में दर्द हो रहा है उनके। जरीना आपा
मैं भी तो यही कह रही हूँ, इस समय जज्बाती होने से क्या फायदा। तुम इनको लेकर के आओ, ड्राइवर अंकल इंतजार कर रहे हैं, मैं जा करके गाड़ी में बैठती हूँ। जरीना ने मुमताज बानो का हाथ पकड़ करके उसे गाड़ी तक ले गई और गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी उनके बगल में बैठ गई। तबस्सुम सामने की सीट पर बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुमताज बानो का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी ने कोई बात नहीं छुपाई, सारी बातें तबस्सुम को बता दी। मुमताज बानो का बाईपास सर्जरी होना है, इसके लिए डॉक्टर अभिलाष ने आज ही मुमताज बानो का हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया। मुमताज बानो ऑपरेशन के लिए मना कर रही, मगर डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए पेशेंट की हालत देख करके वापस जाने देना उचित नहीं समझा और तबस्सुम से कहा, आपकी अम्मी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मगर पेशेंट की जो हालत है बिना ऑपरेशन के बच नहीं सकती हैं। ऑपरेशन कराने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, फॉर्म पर साइन आपको करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं डॉक्टर अभिलाष, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। आपकी अम्मी का तो आपके अलावा कोई नहीं है मेरे ख्याल से, वैसे आप चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं मदद करूंगा। थैंक यू डॉक्टर अभिलाष, मुझे हिम्मत देने के लिए। आज इतने सालों के बाद अपनी अम्मी के लिए तबस्सुम की आंखें गीली हो गई। तबस्सुम की आंखों में आंसू देख करके डॉक्टर अभिलाष ने कहा, आप मत रोइए तबस्सुम मैम, मैं आपकी अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा, वो स्वस्थ हो करके घर जाएंगी। मुझे मालूम है आपकी अम्मी के अलावा आपका कोई नहीं है। डॉक्टर अभिलाष, मेरे लिए तो अल्लाह है, मैं अल्लाह पर बहुत विश्वास करती हूँ, बस ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मन में एक प्रश्न है, आप इजाजत दें तो पूछना चाहता हूं, हालांकि प्रश्न व्यक्तिगत है। पूछिए डॉक्टर अभिलाष, आप लोगों से अब ऐसा रिश्ता बन गया है कि काफी करीब के लगते हैं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हंस करके तबस्सुम ने कहा, मुझे मालूम था आप यही सवाल करने वाले हैं, मुझसे जो भी मिलता है यही सवाल करता है। इस सवाल का जवाब देते देते मेरी आदत पड़ गई है, अम्मी को अकेली छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने शादी नहीं की। तबस्सुम को झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच वह बता नहीं सकती थी। आज के जमाने में आपकी जैसी बेटी सबकी कहां होती हैं, अम्मी के बाद इस दुनिया में अपना कहने वाला मेरा कोई नहीं है। प्लीज डॉक्टर अभिलाष, अम्मी को बचा लीजिए। आज जब तबस्सुम की अम्मी मुमताज बानो बीमार हैं तो तबस्सुम को एहसास हो रहा है कि उसके जाने के बाद दुनिया उसके लिए कितनी वीरान हो जाएगी। वह सोचने लगी, अम्मी के साथ गुस्सा, मान अभिमान, शिकायत की मेरी लंबी फेहरिस्त है, मगर अम्मी चली गई तो उस फेहरिस्त का क्या होगा? भले ही अम्मी से बातों का रिश्ता नहीं है, मगर दिल का रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है। अभी भी थक हार करके घर में आती हूं तो ऐसा लगता है एक ही छत के नीचे दोनों सुरक्षित हैं। आज भी दिल में एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो अम्मी से पता चलेगा कि मेरे बेटे को उन्होंने कहां छोड़ा था। आज वर्षों से दबा हुआ मन का दर्द तबस्सुम की आंखों से फिर बह निकला। जिस अम्मी से इतने सालों तक एक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं रखा, आज वही अम्मी अब जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी हैं तो तबस्सुम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। बचपन की बहुत सारी बातें आज यादों के झरोखों से झांक रही हैं। माँ बेटी का रिश्ता शायद ऐसा ही होता है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 7 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।